हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किसी उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने अन्य फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि मैंने जो ये पढ़ाया है, जो ये वीडियो बनाया है, ये उन अन्य छात्रों तक भी पहुँच सके। कि देखिए, मैंने एक उत्तल पृष्ठ लिया है, ठीक है। ये एक उत्तल पृष्ठ है। उत्तल पृष्ठ हमेशा बीच में उभरा हुआ होता है और किनारों पर दबा होता है। इसके मध्य से एक क्षैतिज रेखा जा रही है, जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पर कोई वस्तु है, बिंदु O पर हमने मान लिया कोई बिंदु वस्तु है, ठीक है। इस बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण इस पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित हो रही है। इस पृष्ठ पर मैंने इस बिंदु पर एक अवलंब खींचा, तो हम ये जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर कुछ झुक जाती है। यानी जब ये अपवर्तित होगी तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। अगर इस अपवर्तित किरण को हम पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये हमें बिंदु I से आती हुई प्रतीत होगी। अर्थात वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? बिंदु I पर बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमने इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया। इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए, ऐसे। ये जो अभिलंब था इसको हमने पीछे बढ़ा दिया। आप ये जानते हैं कि जो किरण आपतित होती है, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को हम किससे दिखाते हैं? आपतन कोण को हम दिखाते हैं स्मॉल I से, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप ये भी जानते हैं कि जो अपवर्तित किरण होती है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो कौन सा कोण होता है? वो होता है अपवर्तन कोण, और उसे हम किससे दिखाते हैं? उसे R से दिखाते हैं। तो ये हो गया स्मॉल r। यहाँ पर ये जो अभिलंब है ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसे हम मान लेते हैं कि ये है गामा, ठीक है। ये देखिए, ये जो कोण R है, अगर ये रेखा आप देखें तो ये एक सीधी रेखा है और ये दूसरी वाली रेखा है। या तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अगर ये कोण, ये वाला एंगल R है तो ये वाला एंगल भी स्मॉल r होगा, ठीक है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं ये है कोई बिंदु P, ये है कोई बिंदु Q, ये बिंदु हमने मान लिया M है, इसको मान लिया R है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, ये छोटा सा चित्र देखिए, ये कोई त्रिभुज है। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ जो कोण बनता है, ये कोण भीतर के सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में ये जो बहिष्कोण होता है, ये बहिष्कोण अपने सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। हमने मान लिया ये वाला जो कोण है ये अल्फा है, ये वाला कोण हमने मान लिया ये बीटा है, और ये वाला कोण हमने मान लिया कि ये गामा है। तो आप अगर चित्र में देखें तो जो ये कोण I है वो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल POM में, अगर हम ट्रायंगल POM लें तो ये जो कोण होगा ये क्या होगा? बहिष्कोण होगा, और ये बहिष्कोण अपने सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। यानी I = हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। ये मान लीजिए ये है इक्वेशन 1, ठीक। हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल PMI में, ट्रायंगल PMI में। यहां पर देखिए ये जो कोण होगा, अब ये ट्रायंगल देखिए PMI,
ये पूरा जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये वाला जो कोण होगा ये बहिष कोण का काम करेगा, और ये जो बहिष कोण है ये अपने सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, आप ये जानते हैं कि अपवर्तन के लिए स्नेल का एक नियम है जिसमें साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n होता है या n2 अपॉन n1 होता है, जहां पे n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है जबकि n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होगा n2 अपॉन n1। ये किसका नियम है, ये स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है। ठीक है, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण बहुत छोटे होते हैं। चूंकि हमारा दर्पण छोटा होता है इसलिए जो आपतन कोण होगा और अपवर्तन कोण होगा ये आप बहुत छोटा होगा। तो साइन आई और आर की जगह पे हम लिख सकते हैं आई और आर। तो यहाँ हो जाएगा आई अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्यों, क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान बहुत छोटा है। दर्पण हमारा छोटा है इसलिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान छोटा होगा। तो आई अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1। इसको हम लिख सकते हैं n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। ठीक है, अब आप जानते हैं आई इज इक्वल टू कितना है, अल्फा प्लस गामा, और आर इज इक्वल टू है बीटा प्लस गामा। इसकी जगह हम मान रख देते हैं तो n1 हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा प्लस गामा हो जाएगा इज इक्वल टू n2 हो जाएगा और बीटा प्लस गामा हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n1 गामा इज इक्वल टू n2 बीटा प्लस n2 गामा। गामा वाले सारे पार्ट्स एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा n2 बीटा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 गामा। यहाँ से आप गामा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा n2 माइनस n1 और यहाँ हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा, यहाँ देखिए ये है अल्फा, ये वाला कोण अल्फा है, ये हमने लंब डाला था, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज समकोण होगा, PQO। अगर हम ट्रायंगल को देखें PQO, इसमें अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अगर tan अल्फा का मान निकालना चाहे तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब कौन हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये PQ है, और कोण के बगल वाली भुजा कौन सी है, OQ है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा PQ अपॉन OQ। ठीक, इसी प्रकार से tan बीटा का मान अगर हम निकालना चाहें, tan बीटा, यहाँ देखिए बीटा, ये कोण है बीटा, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PQI। ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा और इसमें tan बीटा इज इक्वल टू लंब कौन हो जाएगा, PQ, और आधार कौन हो जाएगा, QI। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन QI। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं tan गामा का मान। tan गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास PQM में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं PQ अपॉन QM। तो tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा PQ अपॉन QM। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ओ क्यू, ये दूरी हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो हमने दर्पण लिया है वो बहुत छोटा है, और चूंकि दर्पण छोटा है इसलिए बिंदु P जो होगा वो बिंदु R के बहुत पास में होगा, और R के पास में होने के कारण बिंदु Q भी R के बहुत नजदीक होगा। अर्थात ये जो दूरी है ये बहुत कम होगा, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये किसके ओ क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OR। और यहाँ पर आपको मैं पहले बता दूं, यहाँ देखिए ये वस्तु है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होगा ये वस्तु की दूरी होगी, और वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, U से, तो यहाँ U हो जाएगा। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, V से, तो ये जो दूरी है ये V हो जाएगी। ठीक है, और ये जो बिंदु होगा ये इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, और ये जो दूरी हो जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R। अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं PQ को हमने मान लिया, PQ तो लंब डाला था, इसको अगर हम मान लेते हैं स्मॉल h, तो यहाँ PQ की जगह हम लिख सकते हैं H अपॉन OQ की जगह हमें क्या लिखना था, OR। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं H अपॉन QI की जगह हम क्या लिख सकते हैं, RI इज इक्वल टू यहाँ पे H अपॉन QM की जगह हम लिख सकते हैं RM, क्योंकि हमने Q को हमने कहा मान लिया है, बिंदु R पर मान लिया है। OR यानी कि वस्तु की दूरी, तो यहाँ H अपॉन माइनस U होगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए उत्तल पृष्ठ के लिए वस्तु की जो दूरी है, ये किरण जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये दूरी मेजर की जा रही है, इसलिए ये दूरी क्या होगा, नेगेटिव। जो प्रतिबिंब की दूरी है ये भी नेगेटिव होगी, केवल इसकी जो वक्रता त्रिज्या है किरण के जाने की दिशा में मेजर की जाएगी, अतः ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा, अर्थात धनात्मक होगा। तो हम लिख सकते हैं H अपॉन माइनस U, यहाँ पे लिख सकते हैं H अपॉन माइनस V, और यहाँ पे लिख सकते हैं H अपॉन कैपिटल R। अब ये तीनों मान हम मान लेते हैं, ये है समीकरण 3, ये है समीकरण 4, और ये है समीकरण 5। और यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, ये जो tan अल्फा है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अल्फा के बराबर होगा। tan बीटा किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर, और ये tan गामा किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा दर्पण बहुत छोटा है, इसलिए tan अल्फा की जगह हम अल्फा ले सकते हैं, tan बीटा की जगह बीटा, और tan गामा की जगह हम गामा लिख सकते हैं। अब ये सारे मान हम अपने पिछले समीकरण 2a मान लेते हैं, उस समीकरण का नंबर, समीकरण ये हमने 2a मान लिया, इसमें हम अल्फा बीटा गामा का मान पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2a, ये समीकरण में इम्प्लाई दैट यहाँ हो जाएगा n1, और अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H अपॉन माइनस U, माइनस n2, और बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H अपॉन माइनस V इज इक्वल टू, गामा की जगह हम लिख सकते हैं H अपॉन कैपिटल R, और यहाँ हो जाएगा n2 माइनस n1। इसको और सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए H इन दोनों में है, H को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा बाहर H कॉमन हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं n1 अपॉन माइनस U, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा n2 अपॉन V इज इक्वल टू H अपॉन कैपिटल R इन ब्रैकेट n2 माइनस n1। यहाँ H से H कैंसिल हो जाएगा, ये H इस H से कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं n2 अपॉन V माइनस
N1 अपॉन U। ये जो प्लस वाला था इसको हमने पहले लिख लिया और जो माइनस वाला था उसको बाद में लिख लिया, तो ये हो गया N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये है किसी उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसमें एक चीज और हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम मान लें कि बाहर का जो माध्यम था वो विरल था या निर्वात था, वायु था, तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। तो N1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1। N1 इज इक्वल टू 1 होगा किसके लिए? वायु के लिए। और N2 की जगह हम लिख सकते हैं N। अगर ये हम पुट कर दे तो यहाँ हो जाएगा N अपॉन V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा N माइनस 1 बाई R। ये है किसी वायु में रखे या निर्वात में रखे किसी उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए। फिर भी ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसको और स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि अन्य छात्र भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।